हेलो एवरीवन। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम या एसएससी सीजीएल एग्जाम आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो है। ये वीडियो इस पॉइंट के बारे में बिल्कुल नहीं है कि आईएएस ज़्यादा बड़ा होता है या एसएससी सीजीएल वाले कर्मचारी ज़्यादा बड़े होते हैं या ऑफिसर्स और कर्मचारी के बीच में मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इन एग्जाम्स को कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर कोई फर्स्ट ईयर का बंदा है, कोई फाइनल ईयर का बंदा है जो अभी कॉलेज में है, जो अपने लिए डिसाइड करना चाहता है कि मुझे यूपीएससी को एम करना चाहिए या पहले सीजीएल को एम करना चाहिए, उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, ये वीडियो उस बारे में बिल्कुल नहीं है कि हाँ ऑब्वियस सी बात है कि पावर बहुत ज़्यादा है यूपीएससी के, तो आपकी हिम्मत कैसे हो, आप एसएससी सीजीएल को इससे कंपेयर कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। एज एन एस्पिरेंट आपको सिर्फ और सिर्फ पावर देख करके जजमेंट नहीं करना होता कि हाँ इसमें ये पावरफुल पोस्ट है, बहुत अच्छा करियर ग्रोथ है, चलो इसकी तैयारी करते हैं। नहीं, आपको और भी चीज़ों को कंसिडर करना होता है। ठीक है, जैसे अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करोगे, एग्जाम क्रैक हो गया तो हाँ हमें बहुत बड़ी पावर मिलेगी, पोजीशन मिलेगी, पोस्ट मिलेगी, फलाना ढिमका, लेकिन अगर नहीं मिला तो आपके पास प्लान बी क्या बचता है, आपको बेटर प्लान बी कौन प्रोवाइड करता है, एग्जाम का प्रोसेस किसमें कितना लंबा चलता है, पेपर लीक की संभावना क्या होती है, ये सारी चीज़ों को एज एन एस्पिरेंट आपको देखना पड़ता है। तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे हम इन दोनों एग्जाम्स को कंपेयर करेंगे और फिर ओवरऑल एक जजमेंट मैं आपको लेने में मदद करूंगा अगर आप एक बिगिनर हो। ठीक है, तो किसको आपको टारगेट करना चाहिए, वीडियो को पूरा आपको एंड तक देखना है, तभी मेन चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया तो मिसगाइड हो जाओगे। ठीक, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे जो लोग नए हैं वो वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो, बेसिक जानकारियाँ लिखी हुई हैं। चलो सबसे पहले कुछ बेसिक्स को समझ लेते हैं। यूपीएससी जो है अलग अलग एग्जाम्स को कंडक्ट करता है, जिसमें उसका सबसे प्रीमियम एग्जाम है सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिसमें ग्रुप ए ऑफिसर्स और कुछ ग्रुप बी ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाता है। ठीक है, ये सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स का इनसे रिक्रूटमेंट होता है। 3 लेवल पे एग्जाम है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ये बेसिक बातें हैं यूपीएससी के बारे में। सीजीएल के बारे में अगर बात बोलो तो सारे ग्रुप बी और ग्रुप सी, बहुत सारे मेजर जो स्टाफ होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनका रिक्रूटमेंट एसएससी सीजीएल के द्वारा किया जाता है। एसएससी बहुत सारे एग्जाम्स लेती है जिसमें सीजीएल उनका एक एग्जाम है सिर्फ। ठीक, उसके अंदर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट्स हो गए वेरियस मिनिस्ट्रीज में, ऑडिटर्स हो गए, ऐसे ऐसे अलग अलग पोस्ट होते हैं। ठीक, तो ये रफ बेसिक बातें हैं जो अगर आपको नहीं पता थी तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब बात करते हैं कि अलग अलग फैक्टर्स पे इनको मैं थोड़े मार्क्स देने वाला हूँ। आउट ऑफ 5 मैं इनको मार्क्स दूंगा। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा स्टेट पीसीएस वाला, ठीक है, स्टेट पीसीएस वर्सेस एसएससी सीजीएल वाला, तो उसमें भी मैंने ये सेम पैटर्न फॉलो किया था। अलग अलग फैक्टर्स पे हम मार्क्स देंगे आउट ऑफ 5 और उसके हिसाब से एक टोटलिंग करके हम जज करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा एग्जाम बेटर होगा आपके लिए एज एन एस्पिरेंट। तो अगर रिस्पेक्ट की बात करें तो यूपीएससी को पूरे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलते हैं। और इसमें ये ऑब्वियस सा बात है कि ये नेशनल न्यूज़ बनता है हर बार। जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आएगा आप देखोगे बड़े बड़े नेशनल जो चैनल्स हैं वो इसको कवर करेंगे, आपको न्यूज़पेपर में हर जगह देखने को मिलेगा। और फिर जब ये ऑफिसर सेलेक्ट होकर के फील्ड पे भी जाते हैं तो हर दिन, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिनमें पब्लिक डीलिंग बहुत हाई है, बहुत ही हाई है, तो पब्लिक डीलिंग होने की वजह से लोगों का से इनका हमेशा इंटरेक्शन होते रहता है और इसीलिए सोसाइटी में इनका बहुत ऊंचा रिस्पेक्ट होता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली एक आइडियल कंट्री में देखोगे, डेवलप्ड नेशंस में ऐसी चीज़ें फॉलो नहीं होती है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिश से इनहेरिट की हैं और एक पूरा जो सिविल सर्विसेज ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है वो भी ब्रिटिश से हमने लिया है, और क्योंकि उन्होंने अपने कंट्री में तो चेंज कर दिया बट यहाँ पे रिफॉर्म्स अभी नहीं आए हैं, तो अभी भी ब्यूरोक्रेट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत ही हाई है किसी भी पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनका रोल एक्सट्रीमली हाई है। तो इस वजह से इनको रिस्पेक्ट बहुत ही ऊपर लेवल का मिलता है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है जिनसे आपको ज़रूरत होती है आपको उनको रिस्पेक्ट देना ही पड़ता है। ठीक है, और ऑब्वियसली ये लोग काम भी अच्छा करते हैं, नो डाउट, ज़्यादातर जो ऑफिसर्स होते हैं वो ठीक ठाक काम भी करते हैं, बट एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन के वक्त आपको ठीक ठाक रिस्पेक्ट मिल जाती है, जो मतलब यूट्यूब वगैरह पे चलता है, लेकिन कभी भी मतलब रेयरली आप देखोगे कि सीजीएल जो एग्जाम है उसका रिजल्ट वगैरह का नेशनल मीडिया में उतना कवरेज चलेगा, बिकॉज उतना इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट नहीं लगते इन लोगों को, मीडिया वालों को। ठीक है, बाकी ये लोग भी अपना काम करते हैं, ये लोग भी अच्छा काम करते हैं, बट एसएससी सीजीएल को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता उनके जॉब करने वालों को। बाकी सोसाइटी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं पूरे नंबर नहीं काट रहा, यहाँ 3 मार्क्स इसको भी दे रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो जिस बेल्ट में गवर्नमेंट जॉब का ज़्यादा क्रेज है वो यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, थोड़ा बहुत हरियाणा साइड, पंजाब साइड, जो ये वाले जो एरिया है, पंजाब में तो खैर उतना ज़्यादा नहीं, बट इन साइड में जो क्या है रिस्पेक्ट गवर्नमेंट जॉब की होती है, और गवर्नमेंट जॉब में एसएससी सीजीएल वाले पोस्ट को भी ठीक ठाक बड़ा पोजीशन ही माना जाता है। तो रिस्पेक्ट के मामले में ये कंपैरिजन रहेगा दोनों का रफली। ठीक, अब सैलरी के बारे में बात करेंगे। सैलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके लिए। तो यूपीएससी में ज़्यादातर जो पोस्ट होते हैं वो आपके लेवल 10 वाले होते हैं, तो लेवल 10 में सैलरी गवर्नमेंट में काफ़ी ठीक ठाक हाई होती है। एसएससी सीजीएल में
मैक्सिमम जो है वो लेवल 7 तक आप जाते हो, फिर उसमें एक लेवल 8 का भी एक पोस्ट है AA का, बट उसमें कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें चल रही है, शायद उसका रिक्रूटमेंट होगा या नहीं होगा, इसलिए मैं उसको हटा के ही मान करके चल रहा हूँ। तो 3.5 नंबर SSC CGL को मिलेंगे। ठीक, अब इसमें मैं एक्स्ट्रा चीज़ों को बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ SSC CGL में कोई MEA में सेलेक्ट हो गया तो उसको फॉरेन अलाउंस मिलेगा, तो वो तो वैसे तो UPSC में भी जो इंडियन फॉरेन सर्विस में ज्वाइन करेगा उसको भी फॉरेन अलाउंस मिलेगा। तो अलाउंस, पर्क्स, किसको गाड़ी, किसको बंगला, ये सब चीज़ों पे नहीं, मैं प्योर सैलरी की बात कर रहा हूँ। ठीक, एग्जाम टफनेस पे अगर बात करें, अब टफनेस में मैं क्या चीज़ों को इंक्लूड कर रहा हूँ। टफनेस का मतलब है कि लक की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, नए एस्पिरेंट को समझने की ज़रूरत होती है। देखो UPSC में जब आप प्री तो दोगे तो प्री ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आपको आता है, पूरी तरह से पता है, तो उसके नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। SSC CGL में आपका प्री और मेंस दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, सही ऑप्शन को आपने पकड़ लिया तो पूरे नंबर आपको मिल रहे हैं, कोई आपके नंबर नहीं काट रहा। लेकिन मेंस के अंदर जब आप जाते हो तो वहां पे आपको आंसर लिखना होता है, और लिखने वाले आंसर में फुल मार्क्स ले आना बहुत मुश्किल होता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। कि अगर 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, रिटन में आपको सब्जेक्टिव आंसर लिखना है, तो एग्जामिनर का मूड कैसा था, एग्जामिनर उस आपके आंसर को पढ़ पाया, समझ पाया, जो आप आइडिया देना चाहते थे वो ले पाया या नहीं ले पाया, बहुत सारी चीजें हैं जिसपे इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, साथ में वहाँ पे एक ऑप्शनल का लफड़ा अलग होता है। ऑप्शनल में जो आपके साइंस वाले ऑप्शंस होते हैं उनमें मार्क्स थोड़ा ज़्यादा आता है, नॉन साइंस वाले में मार्क्स लाना मुश्किल है कंपेयर टू साइंस। ऐसा नहीं है कि नॉन साइंस वाले में आता नहीं है, बट मुश्किल है। फिर यहाँ पे एक इंटरव्यू का एंगल आता है। 12th फेल मूवी आप सबने देखी होगी, तो मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ आपको पता ही होगा। तो इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है, वो आपको किस बेसिस पे जज करेंगे। वहाँ पे इंटरव्यू का जो पैनल होता है, कुछ पैनल ऐसे होते हैं जहाँ की भर भर के नंबर मिलते हैं, कुछ पैनल ऐसे होते हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा इंप्रेस होने के बाद भी आपको नंबर ईजिली नहीं दिए जाते हैं। तो बहुत ज्यादा वहां पे सब्जेक्टिविटी है, जो लक का इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा है UPSC के अंदर। जबकि SSC CGL में अगर आपने सही आंसर मार्क किया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर आपके कोई नहीं काट रहा। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का खेल जरूर चलता है, बट UPSC में जितना लंबा लिस्ट है ये सारे चीज़ों का, उतने लंबा लिस्ट यहाँ पे नहीं है। साथ में UPSC में एक और चीज़ भी है कि जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको अलग अलग वो भी एक पूरा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसके अलग वीडियो वो डिजर्व करता है। लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले हैं या नॉन इंग्लिश के एस्पिरेंट्स हैं उनको समस्या होती है मार्क्स उठाने में, तैयारी करने में, ओवरऑल सारी चीज़ों में। जबकि SSC CGL में एक बार अगर हिंदी मीडियम का भी कोई एस्पिरेंट है, बट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश जो आपको तैयार करना होता है, वो कैसे भी तैयार कर ले, फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद उसको मार्क्स लेने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक, तो ये वाला जो बायसनेस है थोड़ा सा चलता है UPSC के अंदर, इसीलिए एग्जाम ज़्यादा टफ हो जाता है UPSC का। SSC CGL का उसके कंपैरिजन में टफ नहीं है, तो UPSC को सिर्फ 1 नंबर मिलेंगे। या CGL इज़ अ बेटर चॉइस अगर आप टफनेस को कंसिडर करते हो, टफनेस आपके लिए ज़रूरी है। टफनेस का मतलब मैंने बताया लक का इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे नंबर ऑफ सीट्स या फिर कंपटीशन पे, कि कितने सीट पे कितने बच्चे फाइट करते हैं। UPSC का रफली आप बोल लो कि ऑलमोस्ट 10 से 12 लाख लोग अप्लाई करते हैं, और जिसमें ऑलमोस्ट 50% लोग आपके प्रीलिम्स में अपीयर होंगे। कभी 50%, कभी 60%, कभी 45%, डेटा वेरी करते रहता है, बट एक रफ मैं आपको बता रहा हूँ। यानी 1000 सीट जो आपकी होती है लगभग UPSC में, 1000 सीट के लिए ऑलमोस्ट 6 लाख बच्चे रफली प्रीलिम्स के लिए फाइट करते हैं प्रीलिम्स के अंदर। ठीक, जबकि SSC CGL में अगर आप बात करोगे तो वो 35 लाख वाली जो चीज़ें वो सब तो नॉनसेंस है, फॉर्म भर देने से नहीं होता, फॉर्म चला जाता है 35 लाख 40 लाख, बहुत फॉर्म आ जाते हैं, बट अपीयर होने वालों की संख्या आप देखोगे RTI रिप्लाईज में लास्ट के कुछ सालों का, तो ऑलमोस्ट 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, बहुत से बहुत इतने लोग अपीयर होते हैं। ठीक है, तो एक रफ हम पकड़ के चलते हैं कि 12 लाख, और जो सीट होती है लगभग 8000 के लगभग में होती है। अब कभी 2000 ज़्यादा हो जाएगा, कभी 2000 कम हो जाएगा, तो उस पर मैं नहीं जा रहा, रफली 8000 अगर आप सीट मानोगे तो UPSC से नंबर ऑफ सीट्स कितने बढ़े, 8 गुना बढ़ गए। लेकिन नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो है जो कॉम्पीट करने के लिए आ रहे हैं आपके पहले एग्जाम में, वो दुगने ही हुए, यानी वो सिर्फ 2 टाइम्स बढ़े। यानी कि कंपटीशन बहुत रूथलेस है UPSC के अंदर। ठीक है, एक सीट के लिए ज़्यादा लोग फाइट कर रहे हैं UPSC वाले एग्जाम में, जबकि SSC CGL में ऐसा नहीं है। वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स के लिए कॉम्पिटिशन जो है थोड़ा सा इवन है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि CGL बहुत ही हलवा एग्जाम में और जाएंगे और हलवा खा के आ जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे बात करोगे, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत लोग आके ये जजमेंट डालेंगे कि नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट भी मैटर करते हैं, CGL में ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट हैं या UPSC में ज़्यादा है। अब देखो कौन सीरियस है कौन नहीं है, इसका डेटा तो कहीं से गैदर है नहीं, कहीं पब्लिक फोरम पे इसका डेटा है नहीं, तो उसके बेसिस पे हम अपना जजमेंट नहीं कर सकते, वो अपने बायसनेस यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक, तो अगर सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे बात करो तो UPSC इज़ नॉट अ बेटर एग्जाम, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फाइट होता है। ठीक, अगर आप SSC की, बैंक की या रेलवे की तैयारी करते हो तो टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हो। टेक्स्ट बुक में आपको सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट और प्रीवियस से पेपर टेस्ट सीरीज के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक पास का जो प्राइस है अभी सेल की वजह से बहुत ही कम चल रहा है अगर आप कूपन कोड क्लस्टर लगाते हो, लेकिन फ्यूचर में कोई भी ऐसा सेल चले या ना चले, नॉर्मल प्राइस में भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड क्लस्टर लगाकर ही मिलेगा। तो इसका लिंक मैं आपको पहले कमेंट में लगा दूंगा,
टेक्स्ट बुक का पास जब भी लो तो टेक्स्ट बुक में ये वाला आप हमारा कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो, इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत ही यूजफुल प्लेटफॉर्म है, जो भी लोग प्रिपरेशन करते हैं आई एम श्योर उनके पास इसका पास होगा ही। तो अगर आप पास लेना चाहते हो और रिन्यू करना चाहते हो तो हमारा ये कूपन कोड जरूर यूज करके देखना, आपको बेनिफिट होगा। चलो आगे बात करेंगे करियर ग्रोथ के बारे में, कि करियर ग्रोथ आपको कहाँ बेटर मिलेगा। तो इसमें हैंड्स डाउन यूपीएससी ज़्यादा बेटर पोजीशन पे होता है, क्योंकि यूपीएससी के जो लोग सेलेक्ट होते हैं, अगर आईएएस तो खैर बहुत ही एक्सेप्शनल केस हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक जाता है अगर जल्दी वो वहाँ पे ज्वाइन कर लेता है तो। बट अगर आईएएस को हटा भी दो तो और दूसरे ऑफिसर्स जो यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं बहुत ही बेटर करियर ग्रोथ को वो एंजॉय करते हैं। एसएससी सीजीएल में एक दो पोस्ट को अगर छोड़ दो तो ज़्यादातर जगह पे करियर ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं है, उतना हाई नहीं है। बहुत जगह ऐसा भी है कि जहाँ पे 10-10 साल तक स्टैग्नेशन है, कुछ होगा ही नहीं, कोई ग्रोथ नहीं होगा, बस थोड़े करके सैलरी बढ़ती रहेगी लेकिन कोई ग्रोथ नहीं है। तो एसएससी सीजीएल क्योंकि मतलब सीधी बात है कि ग्रुप ए के ऊपर एक दुनिया है और ग्रुप ए के नीचे एक दुनिया है। तो करियर ग्रोथ के मामले में सीजीएल के ज़्यादातर पोस्ट उतने अच्छे नहीं है, उतने ऊपर पोजीशन पे आप नहीं पहुंच पाओगे जितना यूपीएससी में पहुंच पाओगे। ये ऑब्वियस सी बात है, बट बहुत लोगों को ये बात चीज़ें जो है आगे चल के प्रॉब्लम देने लगती है। उनको लगता है कि हाँ सेम एज के लोग जो हैं सो मेरे ऊपर क्यों बैठे हुए हैं, क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने वही किया था कि यूपीएससी के एग्जाम क्रैक किया था। तो ये वाला चीज़ें बहुत लोगों को बॉदर करती हैं, बहुत लोगों को नहीं भी करती हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट बात करें ऑब्वियसली पावर की। करियर ग्रोथ के बाद आपको पावर भी देखना चाहिए। तो पावर यूपीएससी में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, 5 आउट ऑफ 5 इसको फुल मार्क्स मिलेंगे। सीजीएल में उतना ज़्यादा पावर आप नहीं इंजॉय करते, ठीक ठाक आपको होता है कि हाँ कुछ पोजीशंस को छोड़ दिया जाए तो उतना ज़्यादा कहीं पे भी आपको पावर नहीं मिलेगा। मतलब जो ऑडिटर है या फिर जो असिस्टेंट है ऐसे पोस्ट पर है तो एक नॉर्मल ऑफिस जॉब कर रहे हो, और कहीं भी एसएससी सीजीएल में बहुत सारे ऐसे जगह आएंगे जहाँ पे आपका जो बॉस होगा वो यूपीएससी वाला ही कोई ऑफिसर होगा। तो पावर क्लियर कट डिफरेंस है। साथ में यूपीएससी में जो टॉप के जो 3 सर्विसेज हैं, आईएफएस है, आईपीएस है और आईएएस है, ये टोटली ओवर पावर्ड पोजीशंस है। बहुत ज़्यादा इनको, खासकर आईएएस को इंडिया में मैंने पहले ही बताया कि ब्रिटिशर्स के वजह से या जो भी रीज़न हो उनको बहुत ज़्यादा पावर मिल रखी है। तो इसका आप अच्छा यूज़ या बुरा यूज़ जो भी आपको करना चाहिए कर सकते हो। एसएससी सीजीएल में ऐसा एज सच बहुत कोई एक्सट्रीम पावर वाली पोस्ट नहीं है। वही एक्सेप्शनल केस उठा करके लोग आ जाएंगे कि हाँ ईडी में पहुंच गया तो ये और वो। तो ईडी में यार सीजीएल के से पोस्ट से आप ईडी में अगर पहुंचते हो तो यूपीएससी वाला जो आईपीएस होगा वो ईडी में सोचो कि आपसे कितने ऊपर पोजीशन पे पहुंचा हुआ होगा। तो ऐसे मतलब थोड़े बहुत एक्सेप्शनल केसेस को कि सीबीआई में सेलेक्ट हो गए तो ये होगा तो वो होगा, लेकिन भाई यूपीएससी वाला समझ लो कि जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में भी जो ग्रुप ए एम्प्लॉय होगा वो ज़्यादा पावरफुल पोजीशन होगा। हालांकि एट द एंड ऑफ द डे सभी लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आप लोग जॉब कर रहे होगे या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा इसको हाइक करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ प्योरली कंपैरेटिव पॉइंट से बात करोगे तो यूपीएससी इज अ बेटर। ठीक, अब सिलेबस में बात करें। सिलेबस के मामले में यूपीएससी बहुत ही बेकार रहेगा एज एन एस्पिरेंट पर्सपेक्टिव से आप देखो तो, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। बहुत जगह पे इसमें वेगनेस है, खासकर प्रीलिम्स वाले पार्ट में वेगनेस है सिलेबस के अंदर। सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब कहने वाले लोग इसको मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स ऐसे ही नहीं करते। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें घुसा दी हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ें घुसानी पॉसिबल थी उन्होंने डाल रखा है। ठीक है, सीसेट हो गया, उसके अंदर आपको मैथ्स रीजनिंग से भी छुटकारा नहीं ही मिलता है। ठीक है, और धीरे धीरे सीसेट में जो खेल चल रहा है उसके बाद आप समझ लोगे कि उसका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको इंक्लूड हो जाता है। करंट अफेयर्स का एक बहुत ही हैवी सेक्शन है जिसमें आपको चीज़ें इन डेप्थ पढ़नी होती है, जबकि एसएससी सीजीएल में आप जनरल नॉलेज की एक सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग भी लेकर के जाओगे तो जनरल अवेयरनेस आपका टिक जाएगा। मैथ्स रीजनिंग ये सारे आपके स्कूल 10th लेवल तक के आते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसमें कोई तीर मारने वाली बात नहीं होती है। तो सिलेबस एक बहुत ही कंसाइज प्यारा सा छोटा सा होता है एसएससी सीजीएल में। हालांकि सिलेबस कम होने का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम हलवा होता है। अगेन मैं बता दूं, एग्जाम ठीक ठाक होता है, यहाँ पे भी अच्छी फाइट चलती है, लेकिन सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा और विशाल होता है यूपीएससी का, जबकि एसएससी सीजीएल का सिलेबस उसके कंपेरिजन में काफ़ी मैनेजेबल है। अब बात करें पेपर लीक, एग्जाम डिले, ये सारे प्रॉब्लम्स भी अभी न्यूज़ में चल ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो ये सब चीज़ों भी आपको एज एन एस्पिरेंट देखना पड़ता है कि ट्रांसपेरेंसी किस एग्जाम में क्या है। तो लास्ट 5 ईयर्स का रिकॉर्ड उठा के देख लो, यूपीएससी का कम से कम सिविल सर्विसेज के एग्जाम में कोई मेजर एलिगेशन नहीं लगा। यूपीएससी 1 साल पहले अपना एग्जाम कैलेंडर निकाल देती है, आपको बता देती है कि इस तारीख को मेरे प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, इस मंथ में मैं मेंस का एग्जाम लूंगा, और लगभग एक इंटरव्यू का भी शेड्यूल फिक्स हो जाता है। तो 1 साल पहले से इनको कॉन्फिडेंस होता है, और अगर डेट आ गई तो डेट आ गई, उसको हिलाने के लिए कोविड जैसा पैंडेमिक लगता है तभी आपकी एग्जाम डेट ऊपर नीचे होगा। अदरवाइज नॉर्मल केसेस में कुछ इसको हिला नहीं सकता। इलेक्शन हो, ये हो, फलां हो, ढिमका हो, कुछ नहीं हिला सकता। अगर यूपीएससी ने बोला कि इस तारीख को मैं प्रीलिम्स लेने वाला हूं तो उस तारीख को ही होगा।
ठीक। बट एसएससी सीजीएल में क्या है, कोई ढंग का कैलेंडर नहीं होता, कैलेंडर है भी तो थोड़े ऊपर नीचे हो जाएगा, कभी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी एग्जाम डिले। और लास्ट 5 ईयर्स का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है, लास्ट 1-2 साल का ठीक रहा है क्योंकि मिशन मोड में रिक्रूटमेंट चल रहा था इलेक्शन की वजह से। अदरवाइज एसएससी सीजीएल बदनाम है बहुत लंबे एग्जाम डिलेस के लिए, एक टाइम पे इसके अंदर पेपर लीक्स की भी समस्या बहुत ज्यादा थी। बाद में जब टीसीएस को सारी चीजें दी गई तो उनमें थोड़ा कंट्रोल आया है, लेकिन अगेन ये फिर से हटने वाला है, जो वेंडर है वो चेंज होने वाला है। तो अगर वेंडर अच्छा ढंग का नहीं आया तो सेम प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है। इलेक्शन अब खत्म हो रहे हैं तो इसके बाद क्या मिशन मोड में चीजें चलेंगी या नहीं चलेंगी, ये भी क्वेश्चन मार्क वाली चीज है। ठीक है, एक टाइम आप देख लो अपने सीनियर से बात करना, 2-2, 2.5 साल चलता था एसएससी सीजीएल का पूरा एग्जाम साइकिल, डिलेस की वजह से, पेपर लीक की वजह से, कोर्ट केसेस की वजह से, तो बहुत ज्यादा चीजें उसमें फंसते रहती हैं। तो इसको क्योंकि ओवरऑल हमको पूरा रिकॉर्ड देखना होता है, तो एसएससी सीजीएल का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, उतना क्लीन नहीं है जितना यूपीएससी का रहा है। तो एज एन एस्पिरेंट ज़्यादा बेटर चॉइस आपके लिए यूपीएससी, अगर आप एग्जाम डिले और पेपर लीक वगैरह से बचना चाहते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें यूपीएससी में बहुत मुश्किल होती है कि कोई कर देगा। ठीक है, अब करने वाले मतलब इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स, बट फिर भी रिलेटिवली आप देखो कि ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा क्लीन है यूपीएससी का। नेक्स्ट बात करेंगे कि टोटल एग्जाम प्रोसेस कंप्लीट करने में लगभग कितना समय लगता है। तो देखो एसएससी सीजीएल के अंदर लगभग 9 से 10 महीने, मिशन मोड में जब चीज़ें चल रही थी तो 9-10 महीने में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जा रहा था। और यूपीएससी में 1 साल लगभग रफली मतलब 11 पॉइंट समथिंग मंथ्स लगते हैं यूपीएससी को अपने प्रीलिम से लेकर के फाइनल रिजल्ट देने के लिए। लेकिन इस बीच आप पूरी तरह से फंसे रहते हो, जब तक आप मेंस दे नहीं लेते तब तक आप इस साइकिल से नहीं निकल सकते। यानी कहने का मतलब है कि दूसरे एग्जाम्स में आप फोकस नहीं कर सकते। अगर आप यूपीएससी दे रहे हो तो जब तक मेंस का एग्जाम हो नहीं जाता तब तक आपको इसमें लगे रहना पड़ता है। सीजीएल के अंदर क्या है कि एक बार आपने प्री दिया, प्री के बाद आपके 2.5-3 महीने के बाद मेंस होता है, मेंस तो साथ में कोई दूसरा एग्जाम भी आ रहा है तो क्योंकि सिलेबस में बहुत ओवरलैपिंग होता है दूसरे एग्जाम से, तो वो भी आप दे सकते हो। ऐसा नहीं होता कि 100% फोकस मांगता है। साथ में आपके यूपीएससी का जो मेंस का एग्जाम चलता है वो हफ्ते 2 हफ्ते चलता रहता है, तो वो भी एक प्रॉब्लमैटिक चीज है। ठीक, तो इसके हिसाब से देखो तो यूपीएससी क्योंकि बहुत लंबा खिंचता है उसके वजह से इसको सिर्फ 1 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन सीजीएल भी मतलब कोई दूध का धुला नहीं है, अभी 9-10 महीने लग रहे हैं क्योंकि वो चल रहा है, आपका मिशन मोड चल रहा है। ठीक है, जैसे ही मिशन मोड एंड होगा, चेयरमैन जो थे बहुत अच्छे थे, जब चेयरमैन का टेन्योर खत्म होगा, नए चेयरमैन आएंगे, तब चीजें ऐसी रहें ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत गंदा चला है इससे पहले का। ठीक है, बहुत लंबा टाइम तक ये एग्जाम को खींच देते थे, इसलिए मैं भी इनको बहुत ज्यादा अच्छे नंबर नहीं दे रहा हूँ। बट हाँ, यूपीएससी से तो बेटर है। अभी अगर लास्ट 1-2 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो बहुत टाइम नहीं लगा रहे हैं ये लोग, 9-10 महीने में अपना काम निपटा देते हैं। फिर बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। अब बहुत लोगों को ये बेतुकी बात लगती है, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस, एक बार जब आ जाओगे तब पता चलेगा कि ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है। तो यूपीएससी में ये मान के चला जाता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आ रहे हो तभी इतना बड़ा एग्जाम देते हो, तो थोड़ा सा तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस का प्रॉब्लम रहता ही है। खासकर अगर आप आईएएस या आईपीएस लोगे तो फिर 24/7 यू आर ऑन ड्यूटी, यू आर सपोज टू बी मतलब अवेलेबल। लेकिन और भी दूसरे पोस्ट होते हैं जैसे आईआरएस हो गया या बाकी जो दूसरे IAAS है, ऐसे ऐसे पोस्ट हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत वर्क लाइफ बैलेंस आप अपने लिए बना सकते हो। आईएएस आईपीएस में भी होता है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लिए वर्क लाइफ बैलेंस कैसे ढूंढ पाते हो। तो ये चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो है, बट एसएससी सीजीएल में ज़्यादातर पोस्ट जो है वो मतलब ठीक ठाक वर्क लाइफ बैलेंस आपको देती हैं। सैटरडे संडे आपका होता है। अब यहाँ पे भी एक्सेप्शनल केस होंगे ही, अगर आप सीबीआई में जाते हो या सामने से ऐसे पोस्ट को लेते हो जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस की प्रॉब्लम है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट सीजीएल में बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आप एक ठीक ठाक वर्क लाइफ बैलेंस एंजॉय कर सकते हो, फैमिली को टाइम दे सकते हो, अपने ऊपर काम कर सकते हो, जॉब के बाद भी आपको ठीक ठाक समय मिल जाता है। तो ये डिपेंड करेगा, सीजीएल में भी आपको ऑप्शन रहते हैं, यूपीएससी में भी ऑप्शन रहते हैं, बट सीजीएल में ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे आपको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए एज कम्पेयर टू यूपीएससी। तो इसको सिर्फ 3 नंबर, सीजीएल को पूरे 5। अच्छा, दूसरे एग्जाम्स में इस एग्जाम की तैयारी से कुछ मदद होगा या नहीं होगा। तो यूपीएससी की जब आप तैयारी करते हो तो आपका जीएस थोड़ा बहुत स्ट्रांग जरूर हो जाता है, बट वो जीएस आपको काम नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की ज्यादा जरूरत होती है। जो एक रोट लर्निंग होता है, मेमोराइजेशन होता है कि हाँ ये 1000-2000 फैक्ट हमने याद कर लिया और एग्जाम में जाकर के हमको इसका फायदा मिल जाए। सीजीएल में इसका यूज हो सकता है, स्टेट पीसीएस में हो सकता है, बट यूपीएससी में बहुत ज्यादा फैक्ट्स का यूज नहीं होता। हाँ, आप आंसर्स में डाल सकते हो, अच्छा लगेगा देखने में, प्रीलिम्स में शायद थोड़ा बहुत मदद कर जाए, लेकिन ज्यादातर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस चीज पे ज्यादा वहाँ पे फोकस रहता है। तो बहुत ज्यादा मदद आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत स्टेट पीसीएस में आपको हेल्प हो सकती है यूपीएससी के अंदर। ठीक है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो थोड़े बहुत स्टेट पीसीएस से आप रूबरू रहोगे, बाकी दोनों अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। लेकिन सीजीएल की अगर आप तैयारी करते हैं तो जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स जो आप प्रिपेयर करोगे वो सीजीएल
एक एग्जाम में एसएससी का, फिर आप सीएचएसएल में इसको लगा सकते हो, स्टेनोग्राफर है, दूसरे बहुत सारे एग्जाम में, रेलवे के जो एग्जाम्स होते हैं हूबहू सेम पैटर्न पे होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। उसके बाद आपके स्टेट वाले बहुत स्टेट एसएससी के एग्जाम्स हो गए, ऐसे वैसे करके। फिर बैंकिंग के अंदर भी आपको बहुत बड़ा ओवरलैप देखने के लिए मिलता है। जो अगर आप सीजीएल की तैयारी करोगे तो प्लान बी के बहुत सारे रास्ते आपके खुले रहते हैं, ठीक है। हालांकि ये बहुत बार बुरी बात भी हो जाती है कि बहुत सारे एग्जाम्स अगर खुले हुए हैं तो दिमाग डिस्ट्रैक्टेड रहता है, लेकिन ये आपको बहुत अच्छा पीस ऑफ माइंड देता है कि अगर सीजीएल के लिए हमने बहुत अच्छी तैयारी करी तो कोई भी एक हिडन फॉर्म उठ के आएगा तो उसके अंदर अगर सेम पैटर्न रहता है, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में वही पैटर्न फॉलो होता है, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इसी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फॉलो होता है, तो ये आपके लिए प्लान बी के रास्ते बहुत ज्यादा खोल देता है, जबकि यूपीएससी में प्लान बी उतने नहीं खोलता। अगेन यहाँ पे भी ऑब्वियसली प्लान बी होता है, करने वालों के लिए रहता है, बट उतने ज्यादा ऑप्शन आपको यूपीएससी नहीं दे पाएगा, ठीक है। बाकी अब वो वाले पॉइंट तो रहता ही है कि चलो आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको एक डिसिप्लिन आता है, आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन होगा, आप हैबिट अच्छी प्रिपेयर कर लोगे तो फायदा करेगा, लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। लेकिन फिर भी सीजीएल इज अ मच बेटर ऑप्शन अगर आप प्लान बी के लिए सोच रहे हो तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी को 34 मार्क्स मिले आउट ऑफ 55 और एसएससी सीजीएल को 39.5 आउट ऑफ 55, ठीक। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो पहली बार में देख करके अगर सारे फैक्टर्स आप काउंट करोगे तो सीजीएल इज अ मच बेटर ऑप्शन, ठीक। लेकिन यहीं पे आपको रुक नहीं जाना, आपको अपने हिसाब से देखना है, ठीक है, क्योंकि कस्टमाइज्ड आपको अपने लिए ये प्लान सोचना चाहिए कि क्या मेरे लिए सैलरी उतनी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी बंदे के लिए सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सैलरी वाले सेक्शन को आप डिलीट कर दो, उसको मत काउंट करो। या हो सकता है कोई ऐसा बंदा जिसके लिए वर्क लाइफ बैलेंस मैटर नहीं करता, वो लाइफ टाइम बहुत अंधों की तरह मेहनत कर सकता है, तो आप उस पॉइंट को डिलीट कर दो, उसको काउंट ही मत करो। इस तरह से मैंने बहुत सारे पॉइंट लिए हैं, जो पॉइंट आपके लिए मैटर नहीं करता उसको हटा दो वहां से, और तब अपने लिए टोटलिंग करो कि फिर देखो कि किसको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। और जो पॉइंट आपके लिए ज्यादा मैटर करते हैं, जैसे हो सकता है किसी के लिए पावर या किसी के लिए सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट है या किसी के लिए सैलरी है वो ज्यादा मैटर करती है, तो उसको डबल मार्क्स करो उसके। यानी अगर मैंने उसको 3 दिया था तो आप 3 मत दो, आप उसको 6 दो, और उस हिसाब से पूरे मार्क्स को काउंट करके टैली करके देखो कि किसको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, उस हिसाब से अपना जजमेंट लो। बाकी सिर्फ इस वीडियो के बेसिस पे अपने करियर का मेजर मत डिसीजन ले लेना। मैं सिर्फ आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे एक आपको जजमेंट दे रहा हूँ। हमेशा अपने पेरेंट्स का और अपने एल्डर्स का, अपने सीनियर्स का एक बार एडवाइस जरूर ले लेना, बट मेरे तरफ से आपको यही रहेगा कि अगर सारे फैक्टर्स को कंसिडर करोगे तो फर्स्ट जॉब के लिए एसएससी सीजीएल इज अ मच बेटर ऑप्शन। बाकी सीजीएल में सेलेक्ट होने के बाद आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपने सीजीएल में क्या पोस्ट ऑप्ट करी थी, आपको क्या मिलता है। सीजीएल में भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट है कि एक बार सेलेक्ट हो गए तो हो गए, फिर कुछ नहीं होने वाला, वहां से तैयारी की कोई चांसेस नहीं होते। बट कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जहाँ पे जाकर के थोड़े आपको टाइम मिल जाएगा, पढ़ाई कर सकते हो, तो उस हिसाब से आप चूज कर लेना, सीजीएल सही ऑप्शन रहता है, ठीक है। बाकी दोनों ही ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छा एग्जाम है। यूपीएससी हमेशा के लिए, देखो हम लोग कहीं पे भी रहते हैं, कहीं भी पोस्टिंग वगैरह रहती है, कुछ भी होता है, तो सीनियर्स का हमेशा यही बोलना होता है कि एक बार कलेजा मजबूत करके अगर हमने यूपीएससी दिया रहता तो हम बहुत बेटर पोजीशन पे होते। तो ये वाला रिग्रेट अगर आपको नहीं चाहिए कि हमेशा आपके सीनियर में एक यूपीएससी निकाले हुए एक बंदा है जो आपके ऊपर पे बैठा हुआ है, हमेशा बैठा हुआ है, लाइफ टाइम बैठा रहेगा, ये वाला रिग्रेट से अगर आप बचना चाहते हो तो यूपीएससी की तरफ अभी से जा सकते हो, बट थोड़ा रिस्की ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसको मार्क्स कम मिले हुए हैं, ठीक है। तो मेरे इस वीडियो से आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो? अगर डिसएग्री करते हो तो क्या क्या पॉइंट्स है जिसके वजह से करते हो, कमेंट में बताना। अगर यूपीएससी वाले बंदे इस मार्क्स से आपको अच्छा नहीं लग रहा तो प्लीज यूपीएससी के बंदे की तरह रिप्लाई देना, ठीक है। जैसे अपन पूरे फैक्ट्स और डेटा प्रेजेंट करते हैं कुछ प्रोस कॉन्स बताने के लिए, ऐसे ही नहीं बोल देते कि नहीं तू बेवकूफ है, तेरे बात से हम एग्री नहीं करते, ये कोई अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं होता। तो आर्ग्यूमेंट थोड़े सभ्य तरीके से दो, मजा आएगा कि मतलब आर्ग्यूमेंट पढ़ के भी अच्छा लगता है, ठीक। तो ये था पूरा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो यूजफुल लगा होगा तो एक लाइक कर सकते हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर ज़्यादा यूजफुल लग गया होगा तो, ठीक है। बाकी टेक्स्ट बुक का पास अगर लेना चाहते हो तो कूपन कोड क्लस्टर लगा देना, इसमें आपको सारे टेस्ट सीरीज के एक्सेस मिलते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सबका एक्सेस एक ही सिंगल टेस्ट पास में आपको मिल जाता है, ठीक है। साथ में कोई भी नया मेजर एग्जाम अगर आता है तो उसको भी इसमें तुरंत इंक्लूड किया जाता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। ईयरली पास बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मौजूद है। ऑनलाइन आपको अलग अलग मॉक टेस्ट मिलते हैं, इसमें अलग अलग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की भी कुछ कंटेंट मौजूद है। एक बार मैं लिंक लगा रहा हूँ, वहाँ पे जाके देख सकते हो, अच्छा लगे तो ये पास बाय कर सकते हो, कूपन कोड यहाँ पे क्लस्टर लगा देना। चलो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश, जय हिंद।